हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के चैप्टर में आज हम आगे पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, निषेचन एवं अंतरारोपण। अभी तक हमने स्पर्म और ओवम अंड के निर्माण के बारे में पढ़ा, मेनिस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ा। अब हमने जो अंड निर्माण पढ़ा था, oogenesis के बारे में पढ़ा था। इसमें एक जो है वो 14 डेज़ में इसमें अंडोत्सर्ग होता है। जो फॉलिकल होता है वो फट जाता है और अंडोत्सर्ग होता है। अंडोत्सर्ग होने पर जो अंडा होता है उसे झालर या फिम्बरी, यहाँ पर हम इस प्रकार, यहाँ पर अंडाशय के अंदर ओवम का फॉर्मेशन हो चुका है और 14 डेज़ के बाद उसका जो पीतक होता है, वो बाहर का जो होता है पुटक है ना, ये पुटक जो है वो फट जाता है और यहाँ से अंड जो है वो मोचित हो जाता है, जिसको अंडोत्सर्ग कहा जाता है। तब इस झालर या फिम्बरी के द्वारा इस अंडे को कैच कर लिया जाता है और इसे अंडवाहिनी के इस फूले भाग पर, एम्पुला पर लाकर रखा जाता है। ओके, ठीक इसी समय शुक्राणु भी वृषण में परिपक्व हो चुका रहता है और मेटिंग के थ्रू ये पेनिस से होते हुए वेजाइना में छोड़ दिया जाता है, जहाँ से ये यूट्रस कैनाल के द्वारा होते हुए यूट्रस में प्रवेश करता है और यूट्रस से होते हुए वह एम्पुला तक पहुँचता है। इस क्रिया के दौरान असंख्य शुक्राणु जो कि गतिशील होते हैं या स्पर्म जो है वो छोड़े जाते हैं, जो एक सफ़ेद चिपचिपे लिक्विड में तैरते रहते हैं, जिसे सीमन कहते हैं। इस सीमन के द्वारा शुक्राणु जो है, स्पर्म जो है वो एम्पुला में स्थित एग से मिलता है, संलयित होता है और यह क्रिया जो है वो फर्टिलाइजेशन कहलाती है। तब फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप जाइगोट का निर्माण होता है। फर्टिलाइजेशन तभी हो पाता है जब एम्पुला में एग स्थित होता है, यानी अंडोत्सर्ग के बाद अंडा जो है वो एम्पुला में आकर रुका है। और आपको पता होना चाहिए कि एक समय में, यानी एक मेनिस्ट्रुअल साइकिल में, दोनों अंडाशय में से केवल एक ही अंडाशय में एक ही अंडा जो है वो परिपक्व होता है और अंडोत्सर्ग होता है। यानी दोनों जो आपका अंडवाहिनी है उसके एम्पुला के किसी एक एम्पुला, दोनों में से किसी एक अंडवाहिनी के एम्पुला में ही अंडा होता है और जो स्पर्म उस एग तक पहुंच जाता है और उसको विभेदित कर पाता है, उसे संलयित हो पाता है, वही फर्टिलाइजेशन की क्रिया को आगे बढ़ा पाता है। सैकड़ों स्पर्म एक समय में सीमन के थ्रू अंडवाहिनी तक पहुंचते हैं, लेकिन सभी स्पर्म जो है वो अंड को विभेदित नहीं कर पाते। यहाँ पर एक एग या अंड का डायग्राम दिया गया है। अंडाणु, इसके चारों ओर एक पीतक अवकाश होता है और इसको जो कोशिकाएं कवर की होती है, यह जोना पेलिसिडा कहलाती है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे स्पर्म जो हैं वो यहाँ तक पहुँचे, लेकिन जो स्पर्म सबसे पहले पहुँचकर इसके जोना पेलिसिडा को विभेदित कर लेता है, इसके पीतक अवकाश को विभेदित करके इसके साइटोप्लाज्म में प्रवेश कर पाता है और इसके न्यूक्लियस से संलयित हो पाता है या फर्टिलाइज कर पाता है, वही फर्टिलाइजेशन कर पाता है। अदरवाइज बाकी जो स्पर्म है वो नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये सुनिश्चित हो जाता है कि एक अंडाणु को केवल एक ही शुक्राणु निषेचित कर सकता है। अग्रपिंडक का स्रावन शुक्राणु की पारदर्शी अंडावरण के माध्यम से अंडाणु की कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा भित्ति में प्रवेश करने में इसको मदद करती है और ये द्वितीयक अंडक के अर्धसूत्री विभाजन को भी प्रेरित करता है। दूसरा अर्धसूत्री विभाजन भी अंडाणु में असमान रूप से होता है और इसके फलस्वरूप द्वितीय ध्रुवीय पिंडक यानी सेकेंडरी पोलर बॉडी की संरचना बनती है और एक अगुणित अंडाणु यानी डिंबाणु प्रशु या oocytes बनाता है। शीघ्र ही शुक्राणु का अंडाणु के अगुणित केंद्रक के साथ, शुक्राणु में भी केंद्रक अगुणित है और अंडाणु में भी केंद्रक अगुणित है, दोनों के फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप अब जो केंद्रक बनता है, ये जो कोशिका बनती है उसके केंद्रक में द्विगुणित केंद्रक होता है और इस प्रकार जाइगोट की संरचना बन जाती है। तो इस प्रकार जाइगोट में गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाएगी? 46। अंडाणु में 23 और शुक्राणु में 23 + 23 46, यानी द्विगुणित जाइगोट का निर्माण
हो जाता है। अब अगर हम शिशु के लिंग के बारे में बात करें, लिंग निर्धारण के बारे में, तो जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप जायगोट बनता है, उसी समय ये डिसाइड हो जाता है कि जो उत्पन्न होने वाला शिशु है वह मेल चाइल्ड होगा कि फीमेल चाइल्ड होगा। कैसे? हमको पता है कि फीमेल में XX क्रोमोसोम्स होता है, जबकि मेल में X और Y क्रोमोसोम्स होता है। तो जो अंडाणु बने वो तो सभी अंडाणु जो है वो X क्रोमोसोम्स वाले ही होंगे, क्योंकि ये X क्रोमोसोम्स होता है। लेकिन यहाँ पर जो शुक्राणु हैं वो 2 प्रकार के होंगे, X क्रोमोसोम्स वाले और Y क्रोमोसोम्स वाले। तो जब फीमेल का X जो है वो शुक्राणु के X क्रोमोसोम वाले शुक्राणु से फर्टिलाइज करेगा तो बनेगा XX, यानी कि फीमेल चाइल्ड। जबकि अगर अंडाणु जो कि X वाला है वह Y वाले शुक्राणु से फर्टिलाइज करेगा तो ये बन जाएगा जायगोट XY क्रोमोसोम्स वाला, यानी कि मेल चाइल्ड बनेगा। इस प्रकार चाइल्ड जो है वो मेल होगा कि फीमेल होगा, ये पूरी तरह मेल के ऊपर ही डिपेंड करता है, यानी स्पर्म के ऊपर डिपेंड करता है कि स्पर्म जिसने फर्टिलाइज किया है वो X क्रोमोसोम्स वाला है या Y क्रोमोसोम्स वाला है। इसी कारण कहा जाता है कि वैज्ञानिक रूप से ये कहना सत्य है कि एक शिशु के लिंग निर्धारण में उसके पिता का ही हाथ होता है, पिता के द्वारा होता है, माता के द्वारा नहीं। अब हम आगे की बात करें विदलन या क्लीवेज। विदलन या क्लीवेज मतलब यहाँ पर देखिए स्पर्म को शुक्राणु ने फर्टिलाइज किया और जिसके फलस्वरूप ओवम को, अंडाणु को शुक्राणु ने फर्टिलाइज किया, जिसके फलस्वरूप एक जायगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब जायगोट जो कि एक कोशिकी है वो समसूत्री विभाजन होता है और ये 2 कोशिका बन जाता है। इसका बाहर का जो है वो अलग नहीं होता, इसके अंदर ही कोशिका डिवाइड होकर 2 कोशिका बना लेती हैं। 2 से फिर समसूत्री विभाजन होगा जिसके फलस्वरूप 4 कोशिका और उसके बाद फिर ये 8 कोशिका, 2, 4, 8 और 16 कोशिका बन जाती है। अब जब ये 16 कोशिका वाला हो जाता है तब इसको कहते हैं ब्लास्टोमियर या कोरक खंड। इस प्रकार ये फिर से डिवीज़न आगे चलते रहता है और यहाँ पर एम्पुला में फर्टिलाइजेशन हुआ है, ये हम देख रहे हैं। अंडाणु को शुक्राणु जो है वो फर्टिलाइज कर रहे हैं और इसके बाद फिर जो जायगोट बना है वो क्रमशः इस आपका अंडवाहिनी में आगे बढ़ते हुए इसमें डिवीज़न जो है वो चल रहा है। जब ये 8 से 16 खंड वाला हो जाता है, यानी सेल्स वाला हो जाता है, तब इस भ्रूण को कहते हैं तूतक यानी मॉरूला। पहले 16 जो बना उसको कहेंगे ब्लास्टुला या ब्लास्टोमियर्स, और जो 16 खंड वाला बना इसको कहेंगे मॉरूला। अब ये मॉरूला जो है वो कंटिन्यू विभाजित होते रहता है 16 से फिर 32, और इस प्रकार ये जो सेल होता है, इसमें का जो सेल होता है वो बाहर की ओर स्थित हो जाता है और बीच में अब एक गुहा बनने लगती है जिसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। एक ब्लास्टोसिस्ट में कोरकखंड बाहर परत में व्यवस्थित होता है जिसको पोषकारक या ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं इसका जो सेल है वो बाहर की ओर हो गया है और अंदर जो है वो एक कैविटी या गुहा का निर्माण हो गया है। कोशिकाओं के भीतरी समूह जो पोषकोरक से जुड़ा हुआ है इनको अंतर कोशिका समूह या इनर सेल मास कहा जाता है। अब ये जो है ट्रोफोब्लास्ट ये गर्भाशय की भित्ति तक पहुंच गया है और ये गर्भाशय की जो इंटरना मीडिया है इसमें इम्प्लांट हो जाता है। इसमें जो है वो क्या करना चाहिए, संलग्न हो जाता है और अंतर कोशिकाओं के समूह जो है भ्रूण के रूप में फिर अब जब यहाँ पर ये इम्प्लांट हुआ तो हमने पहले पढ़ा था कि अंडाणु में जो पीतक होता है, जो अंडाणु के उत्सर्जन के बाद बचा रहता है, वो एक हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करता है जो कि अंतःभित्ति को स्थापित अंडाणु को जो युग्मनज जो है उसको या भ्रूण को यहाँ पर स्थापित करने में मदद करता है। तो यहाँ पर ये जो है वो अंतःभित्ति से जुड़ गया है। अब यहाँ पर अंतःभित्ति की कोशिकाओं में कंटिन्यू डिवीज़न होगा
विभाजन होगा और ये इसको चारों ओर से घेर लेगा। तो ये अंडाणु कहाँ आ जाएगा, यहाँ ये मध्य भित्ति में, ये अंतःभित्ति का जो अंदर के साइड है यहाँ पर ये इम्प्लांट हो जाएगा। ठीक है, अब जब इम्प्लांट हो जाता है तब ये जो कोरा पुटी का जो सेल है ना, उसमें विभेदन होता है। विभेदन के फलस्वरूप प्रत्येक कोशिका अपने अपने जगह पर पहुंच जाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए सिर को बनाने वाली कोशिका सिर के स्थान पर, डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाने वाली कोशिका डाइजेस्टिव पर, है ना। सबसे पहले तो बाहर का स्तर बनता है एक्टोडर्म, बीच का स्तर मेसोडर्म और अंतः स्तर एंडोडर्म का निर्माण हो जाता है। बाहर का स्तर एंडोडर्म, बीच का मेसोडर्म और अंदर का एक्टोडर्म का निर्माण होता है। फिर इसकी कोशिकाएं जो हैं वो हाथ पैर और जितने भी सिस्टम हमारे बॉडी के हैं वो सारा का निर्माण करने लगती। इस प्रकार एक भ्रूण का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। तो इस प्रकार ये जो जाइगोट बना है उसका गर्भाशय की भित्ति पर अंतः स्थापित हो जाना, एम्बेडेड हो जाना, है ना, वहाँ पर फिक्स हो जाना, इसे ही अंतरारोपण या इम्प्लांटेशन कहा जाता है। बाद में ये सगर्भता का रूप धारण करके शिशु का निर्माण करती है और जब शिशु का निर्माण कंप्लीट हो जाता है, जिसको हम पढ़ेंगे आगे चलकर, तो फिर जो है वो एक शिशु जो है उत्पन्न होता है।